हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर हमारा है 3rd, जल संसाधन। इसके बारे में इससे पहले हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था, संसाधनों के बारे में पढ़ा था, संसाधन क्या होता है, संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन सारे बातों के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, वो इसके अलावा वन संसाधन के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो फाइनली हमारा कारवा पहुंच चुका है जल संसाधन पर। जैसा कि आपको पता है 10th की ज्योग्राफी में आधे से ज़्यादा चैप्टर जो है वो संसाधनों के बारे में हमारे पास है। तो हम संसाधन के बारे में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको जल संसाधन के बारे में जानना है। देखो, जल क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये सवाल ही अपने आप में पता नहीं क्यों निकल के आ रहा है। जल हमारे लिए बहुत ही बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जिंदगी में जीने के लिए 3 मौलिक वस्तुएं हमको चाहिए होता है, मुख्य वस्तु चाहिए होता है, जिसमें से जल भी एक है। जीने के लिए 3 वस्तुएं चाहिए होता है, हवा, पानी और भोजन। तीनों में से किसी एक को भी निकालेंगे जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन तीनों के बिना, तीनों के द्वारा ही जिंदगी चलती है। इनमें से किसी एक भी वस्तु को अगर हटाएंगे तो जिंदगी संभव नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सवाल उठता है कि जल तो महत्वपूर्ण है, तो जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में भी तो क्वेश्चन आता है। तो इसको अभी तो देखना है। चलो जी, ये क्या हो गया, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, जल हमारे लिए जरूरी क्यों है। देखो, जल जरूरी क्यों है। सबसे पहला बात, जीवन को सपोर्ट करने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो या मानव हो, जल की जरूरत तो होगा। विदाउट जल जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ये बात तो समझ लो। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, उसके लिए भी उसको जल चाहिए होता है। जमीन के अंदर से जल की पूर्ति होती है पेड़ पौधे के लिए। मानव को हर दिन 7 से 8 लीटर जल जरूरी होता है। ठीक है, शरीर को बनाए रखने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए। तो जल तो हमारे लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ घरों में बहुत सारे काम होते हैं, घर के साफ सफाई के लिए, कपड़ा को धोने के लिए, इसके अलावा बर्तनों को धोने के लिए, मवेशियों को नहलाने के लिए, इन सारे कामों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होता है, जल ज़रूरी होता है। तो ऐसा बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं कि जल हमारे डोमेस्टिक लाइफ यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, घरेलू जीवन में जल क्यों है। पीने के लिए ज़रूरी है जल। ठीक है, दूसरा देखेंगे कहानी हमारा। इसके अलावा खेती करेंगे तो खेती में भी फसलों को सिंचाई करने के लिए जल की ज़रूरत होता है, जाहिर सी बात है। तो जल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो और क्या क्या जल का उपयोग हो सकता है हमारे पास। देखो जी, ये हमारे पास यहाँ से देखो, जल से क्या हो रहा है, हमारा कपड़ा धोने का काम हो रहा है। आगे देख लेते हैं यहाँ से जल संसाधन। अब पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। देखो, जल हमारे पास बहुत है, इतना कि खर्च करेंगे ना तो खत्म नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जल देखो पृथ्वी पर 2 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है लवणीय जल, एक होता है अलवणीय जल। लवणीय जल का मतलब होता है वैसा जल जिसमें नमक की मात्रा है। अब ऐसे जल को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। और लगभग 97.5% जल जो है वो लवणीय जल है। मात्र 2.5% जल हमारे पास ऐसा है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो बताओ, जल हमारे पास कितना है? तो बहुत जल है, तो बहुत, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लेकिन लवणीय जल जो उपयोग करने लायक जल है वो हमारे पास कितना है? मात्र 2.5%, इतना कम। ठीक है, यहाँ पर 3/4 जल है, यानी कि 70% के आसपास पृथ्वी पर क्या है जी, पृथ्वी पर जल ही जल है। स्वच्छ जल कहाँ मिलेगा? स्वच्छ जल मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं, स्वच्छ जल मतलब कि जिसका उपयोग कर सकते हैं खेती करने के लिए, पीने के लिए, घरों में प्रयोग कर सकते हैं, वो जल कहाँ मिलेगा? तो स्वच्छ जल हमको मिलता है नदी में, तालाब में, कुआं में, भूमिगत जल में। यहाँ पर स्वच्छ जल मिलता है। जिस जल का, या वर्षा जल, वर्षा के रूप में जो जल प्राप्त होता है वो स्वच्छ जल होता है। इस जल का उपयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं। अदरवाइज जो समुद्रों में जल पाए जाते हैं वो कौन सा जल होता है? वो होता है हमारा महासागरीय जल। उस जल का उपयोग हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होता है। अगर हम फसल में डालेंगे तो फसल सूख जाएगा। हम अगर खुद पीते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे। तो उस जल का उपयोग तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो भूल जाओ। 70% जल कहाँ है? महासागरों में है।
लेकिन उस जल का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं जी। चलो जी नेक्स्ट देखो, ये देखो नदियों में, नदी में जो जल होता है वो स्वच्छ जल होता है। इसके अलावा जो नहरों में होता है, जो नालों में, नहर या नाला किसी को बोल लो, नहर क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लो। देखो नदी के जल को किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाना है जहाँ पर जल की कमी है, तो वहाँ से एक छोटा सा नाला चीरा जाएगा, नाला बनाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे गाँव में छोटे छोटे नहर होते हैं जिसको हम नदी का नाम दे देते हैं कई बार, ये नदी है लेकिन वो नदी नहीं होता है, वो क्या होता है, नहर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमको देख लेना है जी क्या, जल चक्र। देखो जल जो है ना एक अनवीकरण संसाधन है, ये हम सबको पता है। अनवीकरण मतलब होता है वैसा संसाधन जो कभी खत्म होगा ही नहीं। सवाल उठता है जो जब जल एक अनवीकरण संसाधन है तो जल की कमी क्यों? बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जो है वो कम पड़ जाता है, कुछ समय तो जल रहता है, कुछ समय में जल रहता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहां पर जल होता ही नहीं। देखो जल की कमी उसी एरिया में होगी जिस एरिया में मुख्य रूप से दो समस्या होगी। एक तो पहला बात बारिश बहुत कम होगा, दूसरा बात होगा कि जल प्रदूषित होगा। ऐसे एरिया में जल की कमी होगी, है ना। जहां पर बारिश की कमी होगा, जाहिर सी बात है जो जल जो हमारा उपयोग लायक जल जो होता है नदियों में, तालाबों में, कुओं में, इसके अलावा भूमिगत जल जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो वर्षा से प्राप्त होता है। अगर ये जल वर्षा से प्राप्त हो रहे हैं तो वर्षा होगा तो इन जल की पूर्ति होती रहेगी। वर्षा नहीं होगा, है ना, एक निश्चित मात्रा में वर्षा नहीं होगा तो फिर इन जो ये जो हमारा भूमिगत जल है या नदी वाला जल है, तालाब वाला जल है, ये सब खत्म होने लगेगा, फिर जल समस्या उत्पन्न होगी। तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर वर्षा नहीं होता है जिसके कारण इन सारे प्रकार का जो जल है ना उसका प्रयोग हम उसका जल की पूर्ति हम नहीं हो पाता है। इस कारण से ये जो है जल की समस्या बन जाती है। जल चक्र क्या होता है? तो जल चक्र का मतलब होता है, देखो पृथ्वी पर जितने भी जल है वो गर्मी के कारण वो वाष्प के रूप में बदल करके वायुमंडल में चले जाते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर चले जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, जब वो वाष्प ठंडा होता है तो फिर से पृथ्वी पर आता है, फिर से वाष्प बनता है, फिर से वायुमंडल में जाता है, फिर से ठंडा होता है, फिर से जमीन पे आता है। अब ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं जल चक्र। जल चक्र के द्वारा ही क्या होता है, पृथ्वी के अलग अलग भागों पर वर्षा के द्वारा जो है वो जल की आपूर्ति बनी हुई रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे जी। नेक्स्ट देख लो, ये तो बता दिए जल एक नवीकरण संसाधन है। ठीक है, जल, अच्छा वो बताए थे अनवीकरण, अनवीकरण है, नवीकरण संसाधन है। जल के स्रोत, अब देखो जल के स्रोत का मतलब क्या है जी। अब देखो जल के स्रोत का मतलब क्या है ये बता दो हमको, जल का स्रोत क्या होता है। देखो जल का स्रोत का मतलब होता है कि जल को हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, या स्रोत का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु हमको कहाँ से प्राप्त हो रही है उसको हम उसका स्रोत बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कुआं से हम जल निकाल रहे हैं तो जल का स्रोत क्या हो गया, कुआं हो गया। नदी से जल की प्राप्ति हो रही है तो जल का स्रोत नदी हो गया। समुद्र से जल की प्राप्ति हो रही है तो जल का स्रोत समुद्र हो गया। तो इस प्रकार से जल के अलग अलग 4 स्रोत बताए गए हैं। कौन कौन से है जी, ये है हमारे पास, पहले तो ये समझ लो, अच्छा ये समझ लेंगे बाद में कोई दिक्कत, जल के स्रोत को देख ले। भूस्तरीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, ये जल के 4 स्रोत हैं। कौन सा, भूस्तरीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, 4 स्रोत है। ठीक है जी, देखो यहाँ से भूपृष्ठीय जल किसको बोलेंगे। भूपृष्ठ मतलब होता है पृथ्वी के ऊपर, भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर में जल है तो ये भूपृष्ठीय जल हुआ ना, पृथ्वी के नीचे नहीं, पृथ्वी के ऊपर जो जल है उसको हम भूपृष्ठीय जल बोलेंगे। कौन कौन सा जल आता है इसमें, तालाब का जल आ जाएगा, झील का जल आ जाएगा, इसके अलावे नदियों का जल आ जाएगा। ये सारे जल कौन से जल हो गए, भूपृष्ठीय जल हो गए। वैसा जल जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं, तालाब, नदी में, जलाशय में, है ना, इस सब में जो पाया जाता है, झील में, ये सब भूपृष्ठीय जल के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट भूपृष्ठीय जल, तो यहाँ देख लो। नेक्स्ट देखेंगे जी भूमिगत जल, इसको किसको बोलेंगे, भूमिगत जल। देखो जो जल नदी में है, नदी में है, तालाब में है, इसके बाद जो नहर में है,
झील में है वो उस जल का कुछ ना कुछ भाग रिस करके जमीन के नीचे जाकर के चट्टानों के बीच में इकट्ठा होगा। वर्षा का जो जल है, वर्षा जल का कुछ ना कुछ भाग जमीन के नीचे जाएगा और एक जगह पर जाके चट्टान के बीच में फंस जाएगा। और इसी जल को हम लोग चापाकल, हैंडपंप के द्वारा या बोरिंग के द्वारा क्या करते हैं, निकालते हैं जमीन के अंदर से। इसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। मतलब वैसा जल जो पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गया उसको बोलेंगे भूमिगत। भूमिगत मतलब पृथ्वी के अंदर, भूपृष्ठीय मतलब पृथ्वी के ऊपर। समझ में आ गया जी? तो ये दो प्रकार का जल होता है, ठीक है। थर्ड देख ले, ये देख लो यहाँ पर महासागरीय जल। महासागरीय जल किसको बोलेंगे? वैसा जल जो समुद्र के अंदर में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। और 70% तो वही जल है हमारे पास, 70 to 75% जल तो समुद्री जल ही है जो समुद्रों में पाया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे जल का एक ही उपयोग है। महासागरीय जल का क्या उपयोग है कि यातायात के लिए हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए महासागरीय जल का उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज इस जल का कोई भी उपयोग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जी, महासागरीय जल हो गया हमारा। एक होता है और यहाँ से देख लो वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल किसको बोलेंगे? वही वाला जल। देखो वायुमंडलीय जल किसको बोलोगे? वायुमंडलीय जल वही जल होता है जो वाष्प बन करके गर्मी के कारण वायुमंडल में गया है और जिसके कारण हम बादल बनता है, वर्षा होता है, उसको हम लोग वायुमंडलीय जल बोलते हैं। यानी कि वायुमंडल में जो जल उपस्थित होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वायुमंडलीय जल बोलेंगे। वायुमंडलीय जल के कारण ही क्या होता है? वर्षा होता है, जाहिर सी बात है। इससे पहले ही हमने बता दिया कि विश्व में 96.5% जल यानी 96.5% जल महासागरों में पाया जाता है, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। मात्र 2.5% जल कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर हमारे नदी, नालों, कुओं, भूपृष्ठीय, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गया? चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बहुत लोगों को पता होगा ना। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, जब हम पृथ्वी को ऊपर से देखते हैं, कहाँ से? स्पेस से, अंतरिक्ष से देखते हैं, तो ये जल की उपस्थिति कारण, चूंकि 70% जल है, इसके कारण ये पूरा नीला नीला दिखता है, इसलिए जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला ग्रह हम लोग कहते हैं। चलो जी, नेक्स्ट हमको जानना है जल्दी किसे बोलते हैं। देखो महासागर में बहुत ज़्यादा जल होता है, जल संग्रहण की क्षमता ज़्यादा होता है, यानी कि महासागर में बहुत ज़्यादा जल इकट्ठा हो सकते हैं। इस कारण से महासागरों को जलधि भी कहा जाता है। समझ में आ गया? चलो जी, तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में जल संसाधन से जुड़ी हुई कुछ और बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।